ये जो टोटल आपके 2 चैप्टर्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों मिला के बिजनेस फाइनेंस के नाम से हैं, टोटल 15 मार्क्स के। जो आपकी बुक 2 है वो 30 मार्क्स की है और जो बुक 1 है वो आपकी 50 मार्क्स की है, ठीक है ना। तो 30 मार्क्स में पहले ही 2 चैप्टर हैं और पूरे सिलेबस में, अगर मतलब मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं बोलूँगी आसान है, तुम कहोगे मैम आपको तो सब आसान लगता है। तो मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों को हमेशा थोड़ा तंग करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। मतलब मुझे तो लगता है हाँ आसान ही है, लेकिन हाँ बच्चों को हमेशा ये थोड़ा सा तंग करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ कृपया करके क्लासेस मिस मत करना, रेगुलर रहना, ठीक है। चैप्टर हमारा फर्स्ट है, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है क्या होता है, और मैनेजमेंट के साथ साथ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब फाइनेंस को प्लान करना, फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करना, फाइनेंस को कंट्रोल करना। जब हम सब कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। समझ में आई ये बात कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंस होता क्या है, फाइनेंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? चीज़ें खरीदने के लिए। अब बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, एक बिज़नेस को पैसे की कहाँ ज़रूरत है? ऑपरेशंस, रॉ मटेरियल के लिए, और बिजनेस के जो एम्प्लॉइज हैं मतलब अपने ऑपरेशनल डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए, ठीक है ना, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, सैलरी देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम कहते हैं बिजनेस को फाइनेंस की ज़रूरत फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, फॉर बोथ द पर्पस दे नीड फाइनेंस, राइट। क्लियर हुआ ये बात? तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे नोट्स में? हेडिंग डालो ऊपर चैप्टर की, चैप्टर का नेम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर 9 है वैसे ये आपका। क्लास के बाद आराध्या तुम अपनी अकाउंट्स वाली क्लास में अपने बिजनेस स्टडीज़ की नोटबुक लेकर आओगी, ठीक है। और कार्तिक तुम क्लास ख़त्म होते ही मुझे आज के क्लास के नोट्स भेजोगे। द फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी जो है ना उसमें से एज इट इज़ सेंटेंसेस उठकर आते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी और सीयूटी में तो बिल्कुल ही, मतलब बोर्ड एग्जाम्स तो फिर थोड़ी बहुत लैंग्वेज को मैनिपुलेट करता है, सीयूटी तो कोई मैनिपुलेट नहीं करता, सीयूटी एज इट इज़ एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठा के देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बार बार कह रही हूँ, कोई भी हेल्प बुक पढ़ो सीयूटी या बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एनसीईआरटी इज़ मस्ट। सो write down the first point. Success of business depends on how well, ये सब आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स ही हैं जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ताकि आपको एक समझ में आए कि हमें पॉइंटर्स कैसे बनाने होते हैं। सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन असेट्स। आज तो तुम्हें पता नहीं था कि हमें बुक 2 करनी है, नेक्स्ट क्लास से अपनी बुक 2 लेकर आना, तो मैं मार्क करवा दिया करूँगी तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, वरना बहुत स्लो चलेगा हमारा चैप्टर, ठीक है। सो सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन असेट्स, and operations and how timely and cheaply
how timely and cheaply the finances are arranged. cheaply मतलब कितने सस्ते, कितने कम से कम कॉस्ट पे finances are arranged from outside or from within the business. मीन्स हमारे जितने भी असेट्स हैं, हमने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट कैसे किया, हमने पैसे को अरेंज कैसे किया, और जो अरेंज किया तो कितना अरेंज हमने अपने खुद के रिसोर्सेज से किया और कितना हमने आउटसाइड से किया. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल. जब आप ये सारा काम कितना अच्छे से करते हो उस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है. ओके, गॉट इट. फिर बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मनी कैरिड, मनी रिक्वायर्ड, मनी रिक्वायर्ड for carrying out business activities, for carrying out business activities is called business finance. ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस का मतलब हुआ कि वो पैसा जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, है ना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस इज नीडेड. नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस फाइनेंस के नीचे अंडरलाइन कर लो ताकि तुम्हें पता लग जाए. नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंस इज नीडेड, ऐसे लिखना, फाइनेंस इज नीडेड, और फिर नीचे ऐसे पॉइंट्स लिखते जाओ. फाइनेंस इज नीडेड. फर्स्ट पॉइंट, टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस. देन सेकेंड पॉइंट, ऐसे सेकेंड पॉइंट, टू रन इट. Then next, to modernize it. Next, to expand. Next, to diversify. ठीक है, to diversify. Then next, for buying a variety of assets. For buying a variety of assets. ब्रैकेट में लिख लो, tangible and intangible, tangible and intangible. कौन सी होती है tangible? Which can be seen or touch or feel, whereas intangible, which cannot be touched, they can feel only. ठीक है, वो intangible होते हैं. नेक्स्ट लिखो, टू रन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस. To run day-to-day operations of business. ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस में क्या आएगा? रॉ मटेरियल परचेज करना, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, स्टेशनरी परचेज करना. ठीक है, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, प्रिंटिंग वगैरह, सब एक्सपेंसेस हमारे डे टू डे ऑपरेशंस हैं. ठीक है, तो ये हमारा मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस हो गया. समझ में आया बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट डेफिनेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक बार रिपीट करना. फाइनेंशियल मैनेजमेंट
is concerned with financial management is concerned with optimal procurement. Optimal procurement means कि जो भी हमारे फंड्स हैं उनको प्रिक्योर करना, मतलब उन्हें कलेक्ट करना, परचेज भी नहीं कहेंगे हम, अरेंज करना, इतने अच्छे से अरेंज करना कि हमें कम से कम कॉस्ट पे अरेंज हो जाए और जितनी ज़रूरत है उतने ही अरेंज हो. हाउ वट एवर फंड्स वी रिक्वायर्ड इन वट क्वान्टिटी एट वेरी लो कॉस्ट. ठीक है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रिक्योरमेंट एज वेल एज द यूसेज ऑफ फाइनेंस. आप यूज़ कहाँ करेंगे फाइनेंस को? असेट्स परचेज करने में या ऑपरेशनल एक्टिविटी में. तो हाउ मच यू इन्वेस्ट इन असेट्स, हाउ मच यू पुट इन ऑपरेशंस, वो इन्वेस्ट करना उस किस रेशो में आप कर रहे हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी. तो एक बार बोर्ड एग्जाम में ये आया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो है उसको अंडरलाइन कर लो, वो फिल इन द ब्लैंक आया और फिर इज कंसर्न्ड विद ये पूरा सेंटेंस आ गया. ऑप्शन में क्या थी? फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस तरह से करके 4 ऑप्शंस आ गई. और ऐसा लग रहा था कि फाइनेंशियल, अब बच्चे बाकी 2 ऑप्शंस तो बेकार थी, लेकिन जो बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हुए वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में होते हैं. तो इसीलिए कीवर्ड्स का ध्यान रखना है. जहाँ पर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट आ रही है एंड यूसेज ऑफ फाइनेंस आ रहा है, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो इस वर्ड का ध्यान रखना. ये कीवर्ड्स हैं, तुम इन कीवर्ड्स का ध्यान रखोगे तुम्हें बोर्ड्स में ईजी रहेगा. ठीक है. अब जैसे, और इसीलिए एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है. जैसे कि आगे के पैराग्राफ्स में ये लिखा है कि फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड. डिफरेंट कौन से हैं? जैसे कि हमें बोरोड फंड्स लेना है या ओनर्स फंड लेना है. बोरोड फंड और ओनर्स फंड में भी हमें दोनों का कॉम्बिनेशन क्या रखना है, यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशो कितनी मेंटेन करनी है. ठीक है ना. तो ये हमें ध्यान रखना है. फिर इसके भी वैरायटी होती है. तुमने 11th में पढ़ा था बिजनेस फाइनेंस का चैप्टर, तब पढ़ा था ना कि अगर हमें ओनर्स फंड रखना है तो इक्विटी भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, रिटेन अर्निंग्स भी हैं. अगर हमें बोरोड फंड्स लेने हैं तो शॉर्ट टर्म भी हैं, लॉन्ग टर्म भी हैं, मीडियम टर्म भी हैं. बैंक से भी बोरो कर सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स भी है, डिबेंचर्स भी हैं. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर बोरोड फंड ऑल्सो. सो फाइनेंशियल मैनेजर का मेन पर्पस क्या है कि अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली प्रोक्योर करना और उनको यूज़ करना. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट एम क्या है? फर्स्ट एम है, फर्स्ट एम reducing the cost of funds procured, reducing the cost of funds procured, keeping the risk under control. हाँ, next point, keeping the risk under control. मतलब रिस्क तो ठीक है, हमने तो जब 11th में बिजनेस स्टडीज पढ़नी शुरू की तभी हमने कहा था कि हायर द रिस्क हायर द गेन, हायर द प्रॉफिट. तो रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस कैसे चलाएंगे? बट इतना रिस्क होना कि कंट्रोल में हो. इतना थोड़ा लेंगे कि कंट्रोल से बाहर चला जाए और फिर हम परेशान होते रहें. जितना मैनेज कर सकते हैं. जैसे कि आप ड्राइविंग भी करते हो तो ड्राइविंग करते समय हम क्या कहते हैं, कोई नहीं कह सकता कि 30 की स्पीड सही है, 40 की सही है. आप जितना कंट्रोल कर सकते हो. आप साइकिल धीरे चला रहे हो, तेज़ चला रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपकी स्पीड कितनी है जो आप कंट्रोल में कर सकते हो. राइट. सो रिस्क भी ऐसा ही है. सो कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल. नेक्स्ट पॉइंट, अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स. देखो शुरू से अब तक हम एक ही बात की बात कर रहे हैं, बस कहने का तरीका बदल रहा है. देख रहे हो, जब से चैप्टर पढ़ना शुरू किया सेम बात की ही बात करे जा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ फंड, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ फंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड. As well as avoiding ideal finance.
अवॉइडिंग आइडियल फाइनेंस। आइडियल मतलब खाली, खाली नहीं पड़े रहने चाहिए फाइनेंस। ये नहीं हो कि चलो चलो मिल रहा है तो ले लो और फिर खाली पड़े हैं, वो पैसे बेकार पड़े हैं। ज़बरदस्ती भी रेज़ नहीं करना और उतना ही रेज़ करना है जितना कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। नहीं, जब अगर एक्स्ट्रा करे हैं पैसे तो उसको कहीं इन्वेस्ट करो ना, कर लो, इन्वेस्ट कर दो। तो वही तो वो कह रहे हैं, खाली नहीं पड़ा रहना चाहिए। अवॉइड करो कि खाली पड़ा रहे फाइनेंस, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। सरप्लस है तो उसे आगे ग्रोथ के लिए उस पर इन्वेस्ट कर दो। हाँ, मतलब खाली नहीं पड़ा रहना चाहिए और जब जितनी ज़रूरत हो उतना होना चाहिए फाइनेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें या हम कहें रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, एक ही बात है कैसे। तुम लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं अकाउंटेंसी में? अरे यार आ रहा, बस यहाँ पे थोड़ा सा बाहर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? इस यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? आपने ये जर्नल लेजर ये सब? मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रही हूँ। अच्छा, बोलो बोलो, किसी को नहीं याद है? हिंट दूँ? लास्ट चैप्टर था ना वो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी होती है। हाँ, तो इनकम स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंडली कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। जंग लग गया दिमाग पे? मेरा याद था बस, याद नहीं आ रहा। तो इनके जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी इनके आइटम्स हैं, वो सभी आइटम्स हमारा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर है। कि जैसे कि अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में अगर हम लायबिलिटीज़ की बात करें तो हमारी फिक्स्ड लायबिलिटी एंड व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन फिक्स्ड लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स, what is the ratio between creditors and bills payable and all other items, what is the ratio between fixed assets and current assets, how current assets are divided in cash, inventory and debtors receivables, फिर in the profit and loss account how expenses are classified, depreciation and other operating expenses and non-operating expenses. So how all the items of income statement and balance sheet are classified? ये ऐसे नहीं होता कि सब कुछ ऑटो मोड में चल रहा होता है, ऑटो मोड में कुछ नहीं चल रहा होता। ये सारा हमें पहले से डिसाइड करना होता है कि हमारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसी होंगी। दिस इज़ द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। सो राइट डाउन द हेडिंग, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। Role of financial manager oblique role of financial management. First, the size and the composition of the size and the composition of fixed assets of the business, the size and the composition of fixed assets of the business. Next, मतलब हमारे फिक्स एसेट्स कितने कितने होने चाहिए,
Next, the quantum of current assets. The Quantum of current assets and its breakup. The quantum of current assets and its breakup into cash, inventory and receivables. रिसीवेबल्स मीन्स हमारे करंट एसेट्स कितने होने चाहिए और उसका कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स इसमें कितना कितना क्वांटम है. ठीक है, किस तरह से ये डिवाइडेड है इन डिफरेंट करंट एसेट्स. देन नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स. द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म and short term funds to be used. Next, breakup of long term financing into debt and equity. Debt and equity. And the last is all items in profit and loss account. All items in the profit and loss account. P&L नहीं, profit and loss. For example, interest, expense, depreciation, etc. Interest, expense, depreciation, etc. देखो क्या होता है ना, जितना ज़्यादा डेप्ट लोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन जितना ज़्यादा इक्विटी लोगे उतना ज़्यादा डिविडेंड पे करना पड़ेगा. तो आपको ये पूरी 5 आइटम्स को ध्यान में रखना है कि कितना हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स हैं विच कैन बी फ्लो बैक मतलब री इन्वेस्ट करना अपनी ही अर्निंग्स को. तो कितना हमारी खुद की अर्निंग्स हैं विच कैन बी फ्लो बैक इनटू द बिजनेस. हाउ मच अमाउंट वी शुड रेज थ्रू बैंक और फ्रॉम अदर पर्सन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और विद द हेल्प ऑफ डिबेंचर्स. कितना हमें टैक्सेशन बनाना है, क्योंकि अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो आपको टैक्सेशन में हेल्प मिलती है, बिकॉज जितना भी टैक्स हमें लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट ही होती है. ठीक है ना, और लेकिन टैक्स देने के बाद आप डिविडेंड पे करते हो तो आपको टैक्स लायबिलिटी कितनी रखनी है, ये सारे डिसीजंस आपको पहले से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में समझने पड़ते हैं. तो एक फाइनेंशियल मैनेजर का यही काम होता है कि वो इन सबको पहले से समझे और वो डिसाइड करे कि हमें अगर करंट असेट्स रखने हैं तो कितना लिक्विड कैश की फॉर्म में रखना है, कितना हमें रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल की फॉर्म में रखना है, कितना हमें स्टॉक, फिर स्टॉक में भी कितना रॉ मटेरियल, कितना वर्क इन प्रोग्रेस और कितना फिनिश्ड गुड्स, पूरा हमें इसमें देखना पड़ता है. ठीक है, तो पूरा ब्रेकअप हमें प्रीपोजिशंस देखनी पड़ती हैं कि करंट, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हों. हमेशा करंट लायबिलिटीज़ करंट एसेट से कम ही होनी चाहिए. कभी भी अगर करंट लायबिलिटीज़ आर मोर देन करंट एसेट्स, दैट इज़ ऑलवेज रिस्की फॉर अ बिजनेस, तो इट शुड नॉट बी. ठीक है, तो किस तरह से आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये करता है कि बेस्ट ऑप्टिमम वे से फंड्स को प्रिक्योर भी करे और इन्वेस्ट भी करे. ठीक है, लास्ट एक लाइन और लिख लो. The overall financial health of a business
The overall financial health of a business is determined by the quality of its financial management. Quality of its financial management. Thus, the good financial management aims at mobilization of financial resources, at a lower cost and deployment मतलब इनको यूज़ करना, मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज को फ्लो में लेकर आना, और फ्लो में लाके उनको डिप्लॉय करना मतलब उन्हें इन्वेस्ट करना. डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज इन मोस्ट lucrative activities. ल्यूक्रेटिव का मतलब जो बहुत अट्रैक्ट करें, लालच दें. ल्यूक्रेटिव, LUCRATIVE, ल्यूक्रेटिव. ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? देन द नेक्स्ट हेडिंग इज ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओनर कौन होते हैं? क्या? हाँ, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओनर कौन होते हैं? कौन होते हैं, मैं पूछ रही हूँ, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओनर कौन होते हैं? हाँ, तो तेज बुलंद आवाज में बोलो. शेयर होल्डर्स होते हैं. तो यानी कि अगर हम एक बिजनेस का अल्टीमेट मोटिव प्रॉफिट अर्निंग कहते हैं, तो यानी कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी अल्टीमेट मोटिव अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट देना ही होगा. आपके शेयर होल्डर्स का मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह से हो सकता है? या तो आप उन्हें डिविडेंड अच्छा दे दो, या इधर यू पे हाई डिविडेंड और market price of shares should be very high. If they go in the market and they want to sell their shares into the market, they should receive high price for their shares. This is an indirect way. And if your company is paying high rate of dividend, this is a direct way. So there are two ways, direct and indirect. But the ultimate goal is maximization of shareholders' wealth. ये होना चाहिए. अब इसी को हम कह सकते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट मीन्स वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स. अगर आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी तो कंपनी की वेल्थ भी बढ़ेगी, बिकॉज कंपनी की गुडविल मार्केट में अच्छी जाएगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है, सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट पॉइंट इज द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट is to maximize shareholders' wealth. The primary aim of financial management is to maximize shareholders' wealth, which is referred to as the wealth maximization concept. So like, share and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है.
है। थैंक यू।